सुप्रभात बच्चों। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो क्लास 12 का मूविंग चार्जेस है, जो हमारा फोर्थ रिवीजन फार्मूला बुक का सीरीज का है। इस फार्मूला बुक को या फार्मूला बुक सीरीज को सुनने पे ज़्यादा ध्यान दें। आपके पास जो भी फार्मूला बुक आपने पहले से बनाया है उसको वापस से लिख लीजिए, जो डाटा वहाँ पे नहीं थे उसको लिख लीजिए। अब जब भी आप फ्री टाइम आपके पास मिल रहा, आप ट्रैवल कर रहे हो, खाना खाने के बाद बैठे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे ईयरफोन लगाओ और बस जो मैं बोलता चला जा रहा हूँ फार्मूला उनको ध्यान से सुनो। आप जितनी बार ये प्रैक्टिस करते चले जाओगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा और फार्मूला उतना ज़्यादा आपका पक्का होता चला जाएगा। ठीक है, तो वापस से इसी बात को ध्यान रखना, जितनी बार एटलीस्ट 10 to 20 टाइम्स आपको इसको सुनना है, तभी आपके दिमाग में वो फार्मूला बैठेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले मूविंग चार्जेस में बात करें तो फोर्स ऑन द चार्ज अगर देखा जाए तो वो लॉरेंज फोर्स होता है। लॉरेंज फोर्स क्या होता है? सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग कैसे देते हैं? क्यू वी क्रॉस बी के बराबर इक्वल से देते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स निकालने का तरीका हमारे पास होता है क्यू वी क्रॉस बी से। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स का फोर्स अभी तक हम लोग पता कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट्स का फोर्स किसके बराबर होता है? क्यू इंटू ई के बराबर होता है। अब अगर हम लोग बात करें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स किससे निकाला जाएगा? v क्रॉस b से। तो अगर ये v है, अपने 4 फिंगर्स को आपने रखा b के तरफ और b के डायरेक्शन में से कर्ल कर लिया, तो डायरेक्शन ऑफ द थंब जो आएगा वो परपेंडिकुलर रहेगा। अब कुछ बातें नोटिस करें कि जो फोर्स आने वाला है वो परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी वेक्टर के भी और परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के भी। इसीलिए अगर आप इसका पावर लें एफ डॉट वी करें तो वो हमेशा जीरो के बराबर रहेगा। अब अगर नेक्स्ट बात पे करें कि मैग्नेटिक फोर्स जीरो कब होगा? जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए बेटा? 0 डिग्री रहे या 180 डिग्री रहे। क्यों? क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाती है। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स जो है हमारे पास वो स्पीड और काइनेटिक एनर्जी इसको चेंज नहीं कर सकता है, बट ये क्या चेंज करेगा बेटा? डायरेक्शंस को चेंज कर सकता है, यानी कि वेलोसिटी एंड मोमेंटम को ही चेंज करेगा। ठीक है, अब आइए चार्ज पार्टिकल का मोशन अगर हम लोग देखें, अभी अभी बात किया कि थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री रहे तो जो पाथ फॉलोड होगा वो स्ट्रेट लाइन के जैसा होगा। केस 2 में अगर आए, स्ट्रेट लाइन क्यों होगा? क्योंकि अनडेविएटेड पास कर रहा होगा। अब अगर बात करें कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रहेगा तो ये सर्कुलर पाथ मूव करेगा और रेडियस को आप क्यू फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी को आप एम वी स्क्वायर बाई आर से रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज एम वी अपॉन क्यू बी। mv को मोमेंटम लिख सकते हैं बेटा, तो p अपॉन क्यू बी, और मोमेंटम को हम लोग काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हैं, ट्वाइस m इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू बी। अब याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी को हम लोग चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल आते हैं हम लोग टाइम पीरियड पे। तो टाइम पीरियड हो जाता है 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा कैसे निकालते हैं बेटा? हमारे पास v पता है, हमारे पास r पता है, तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा। तो 2 पाई बाई ओमेगा निकाला, टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 2 पाई m बाई क्यू बी के बराबर। वहां से फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए 1 बाई टाइम पीरियड, तो वो भी इक्वेशन आपके पास आ गया। अब अगला केस है कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो सिर्फ सेमी सर्कुलर पोर्शन को ही कवर कर पाता है और बाकी बाहर निकल आता है, तो रेडियस की वैल्यू इस बार वही रहेगी एम वी अपॉन क्यू बी। बट टाइम पीरियड किसके बराबर होता है बेटा? जरा इस बात को ध्यान देना कि टाइम पीरियड होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है हमारे पास आर्क के बराबर, और आर्क इस केस में कितना है? पाई आर अपॉन v के बराबर। तो पाई आर बाई वी जब आप रखेंगे तो टाइम पीरियड निकल जाएगा हमारे पास पाई एम बाई क्यू बी के बराबर। अगर जो थीटा है बेटा वो वर्टिकल एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए चार्ज इंटर कर रहा है, तो सेम थीटा से ये बाहर भी आ जाएगा। उस केस में अगर आप एंगल सबटेंडेड निकाले तो 2 थीटा के बराबर होगा। जो आर्क निकाले हमारे पास वो आ जाएगा 2 थीटा इंटू आर के बराबर अपॉन वी। ये आ जाएगा हमारे पास टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का इक्वेशन आ गया, आर की वैल्यू वही रह जाएगी एम वी बाई क्यू बी। अब अगर जो एंगल बना रहा है बेटा वो कुछ इस तरीके से रहे कि थीटा, सो दैट ज्यादा आर्क सबस्टेंड हो रहा है या ज्यादा टाइम हमारा जो पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में रहने वाला है, तो बिगर सर्कल सबस्टेंड हो रहा है, तो उस केस में अगर आप देखें तो जो हमारे पास एंगल है, जितने एंगल के लिए वो इनसाइड था वो 2 पाई माइनस 2 थीटा के बराबर हो गया। तो यहाँ पे टाइम पीरियड आ गया हमारे पास 2 पाई माइनस 2 थीटा इंटू एम बाई क्यू बी के बराबर। अब अगला जो केस आता है हमारे पास कि अगर जो विड्थ है वो सफिशिएंट ना रहे, विड्थ सफिशिएंट ना रहे, मतलब क्या है कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में बन ही नहीं पाएगा, वो डायरेक्टली बाहर निकल आए, तो उस केस में आपसे डिफ्लेक्शन पूछा जाता है। अब देखो बेटा, लेट्स से पॉइंट P पे बाहर गया है, रेडियस की वैल्यू हमें एम वी बाई क्यू बी पता है, डी पता है,
और ये साइन थीटा पता है, तो आप साइन थीटा को निकाल सकते हैं डी बाई आर, वहां से आपका डिफ्लेक्शन या एंगल निकल आएगा। उसके बाद बोला जा सकता है कि कितने हाइट से ये बाहर निकल गया, तो y की वैल्यू अगर आप निकालें तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, पहले इनिशियली था r पे, बाद में आ गया r माइनस कॉस थीटा, तो हमारे पास जो डिफ्लेक्शन या जितने डिस्टेंस से ये बाहर निकला है r इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। अब कुछ केसेस आते हैं चार्ज पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ के लिए, जैसे कि r की वैल्यू mv बाई क्यू भी था। अब एनर्जी भी, पोटेंशियल भी, ये सारे इक्वेशन हम लोगों ने जो पहले डिस्कस किए थे वो रख दिए। तो अगर अल्फा पार्टिकल दे दिया और प्रोटॉन दे दिया, बोला कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस तक दोनों को एक्सेलरेट करा जाए, तब क्या होगा। तो देखो बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अगर आप इक्वेशन निकाले तो क्या बोला था कि एनर्जी वाले पार्ट को चेंज कर लेना, तो ट्वाइस एम वी अपॉन क्यू बी स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पे v क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। अब आपने इन दोनों का रेशियो ले लिया। अल्फा पार्टिकल का मास आपको पता होना चाहिए जो कि 4 टाइम्स होता है, चार्ज पता होना चाहिए जो कि 2 टाइम्स होता है, ठीक है। और उसके बाद आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगला आता है कि ये मान लो रेडियस ही हमें बताना है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट कर दिया जाए। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट कर दिया जाए तो, और मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट ही है सभी के लिए, तो हमारे पास m बाई क्यू के रेशियो पे रेडियस डिपेंड करेगा या रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ डिपेंड करेगा। उसका मतलब क्या है, एक प्रोटॉन के लिए लिया, ड्यूट्रॉन के लिए और अल्फा पार्टिकल के लिए लिया। तो याद करो, ड्यूट्रॉन जो होता है हमारे पास चार्ज उसके पास e होता है, मास 2 होता है, अल्फा पार्टिकल के लिए मास 4 टाइम्स हो जाता है और ये 2 टाइम्स चार्ज हो जाता है, तो इसका रेशियो आपने ले लिया। चलिए अगले केस में आए, प्रोजेक्टेड, अगर r ही निकालना है बट मोमेंटम सेम दे दिया, तो मोमेंटम भी सेम है, b भी सेम है, तो r किसके प्रोपोर्शनल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो फिर से अल्फा पार्टिकल, d ड्यूट्रॉन एंड क्या प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल का रेशियो ले लिया, तो जिसकी रेशियो 2:2:1 के बराबर आ जाएगी। फिर सेम काइनेटिक एनर्जी से इसे प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो r इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m बाई क्यू के बराबर आ जाएगा। फिर से इसका रेशियो निकाल लिया। अब सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी कर दिया जाए तो उसकी सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कर दिया जाए तो हमारे पास जो r का वैल्यू हो जाएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ m बाई क्यू का रेशियो, जिससे कि आप जब रेशियो लेंगे तो 1:√2 आएगा, ठीक है। आइए अब अगर हम लोग बात करें मैग्नेटिक फील्ड का, कई बार आपको बोलता है डायमेंशन निकालिए या यूनिट निकालिए, तो फोर्स का इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं QVB। तो हम लोग फोर्स अपॉन QV करें तो इसका डायमेंशन हमारे पास आ जाएगा, यूनिट इसकी टेस्ला के बराबर होती है, ठीक है। वेलोसिटी सिलेक्टर का कंसेप्ट, वेलोसिटी सिलेक्टर का कंसेप्ट क्या है हमारे पास कि नेट फोर्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो अगर देखो बेटा, तो V अलोंग x एक्सिस है और B अलोंग हमारे पास है z एक्सिस, तो V क्रॉस B किस डायरेक्शन में आएगा, नेगेटिव y डायरेक्शन में आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पॉजिटिव साइड लगा दिया, तो नेट फोर्स क्या हो सकता है, 0। नेट फोर्स 0 कब होगा, जब QE का प्रोडक्ट QVB के बराबर आ जाएगा मतलब फॉर अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी कौन सा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाई B का वैल्यू एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के बराबर हो जाए तो हमारा चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड पास कर जाएगा। यही है कंसेप्ट क्या, वेलोसिटी सेलेक्टर का। अगेन साइक्लोट्रॉन का कंसेप्ट हट चुका है हमारे पास एनसीईआरटी से, जेई में भी हट चुका है, बट फिर भी वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप मिक्स कर सकते हैं उन क्वेश्चंस के कैटेगरी या उन कंसेप्ट के कैटेगरी में, तो हम लोग उसको भी देख ही लेंगे। साइक्लोट्रॉन क्या होता है बेटा, हमारे पास एक ऑसिलेटर होता है जो चार्ज पार्टिकल को जब भी ये डी से या दोनों डी के बीच से पास करता है तो एक्सेलरेट कराता है और इसका रेडियस इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। फाइनली क्या होता है बेटा, जब ये फाइनली कैपिटल डी या डायमीटर या रेडियस ऑफ दिस डी के बराबर हो जाए तो चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होकर बाहर आ जाएगा। तो टाइम पीरियड ऑफ दिस पार्टिकल आप निकाल नहीं सकते, पहले ही निकाला था, वो अगर बराबर हो जाए अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के, तो दोनों फ्रीक्वेंसी अगर बराबर हो जाए तो हम लोग बोलेंगे साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस का कंडीशन में हमारे पास। वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं बेटा, आर वाला इक्वेशन है हमारे पास mv बाई क्यू बी, वहां से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। कई बार पूछा जा सकता है कि n रेवोल्यूशन के बाद कितना काइनेटिक एनर्जी हो, तो देख ले बेटा, यहाँ पे ऑसिलेटर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दे रहा है, तो हमारे पास एक चक्कर के लिए वो 2 बार क्रॉस कर रहा था, एक बार इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट टुवर्ड्स लेफ्ट, तो हर चक्कर में वो 2 बार क्रॉस कर रहा, तो 2 टाइम्स ऑफ QV, n चक्कर है तो n टाइम्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बताने का तरीका। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग जाएं तो बायट सर्वेट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बताते हैं। अब कैसे होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर के अलोंग हम लोगों ने डीएल का एलिमेंट ले लिया और आर वेक्टर के दोनों के बीच का एंगल थीटा ले लिया। तो अगर हम लोग इसको लिखें तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आ जाता है हमारे पास म्यू नॉट बाई 4 पाई, जो कि एक कांस्टेंट है, म्यू नॉट इज परमियाबिलिटी, आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब के बराबर। इसी को और सिंप्लीफाई करें तो आई डीएल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर
और यहाँ पे जो कांस्टेंट है हमारे पास म्यू नॉट बाई 4 पाई वो रह जाएगा। ठीक है, सीजीएस में हमारे पास म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू जो होती है वही 1 के बराबर होती है, और एसआई में तो म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 के बराबर होती है। कई बार आपसे डायरेक्शन पूछा जाएगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे निकालते बेटा, करंट के डायरेक्शन में लूप है अगर, तो करंट के डायरेक्शन में आप अपने फिंगर्स को कर्ल करें, थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर क्लॉकवाइज सेंस है तो क्लॉकवाइज सेंस में अपने फिंगर्स को कर्ल करिए, थंब आपका इनसाइड आ जाएगा, मतलब इनसाइड कौन सा फील्ड के लिए होता है हमारे पास, साउथ पोल, तो ये साउथ पोल रिप्रेजेंट करेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज में करंट है, फिंगर्स को कर्ल करे, थंब बाहर की तरफ आएगा, मतलब ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आइए अब सेम अगर करंट कैरिंग वायर है तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, थंब रखते हैं वायर के अलोंग और फिंगर्स को कर्ल करते हैं। यहाँ पर सेंस देखें तो ये इनसाइड का सेंस है। ठीक है, चलिए उसके बाद ये अगर फाइनाइट वायर है बेटा हमारे पास आर डिस्टेंस पे रखा है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका ये हमारे पास आया था म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा के बराबर। अब देख बेटा कई बार अल्फा बीटा ना होकर थीटा 1 एंड थीटा 2 दे दिया जाए, तो जो थीटा 1 है वो कितने के बराबर आ जाएगा, 90 माइनस अल्फा के बराबर। तो साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा की जगह पर आप रिप्लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 के बराबर आ जाएगा। अब अगर इनफाइनाइट हो जाए तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के बराबर। सेमी इनफाइनाइट हो जाए तो म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 4 पाई आर के बराबर। अगर एक एंड फाइनाइट है दूसरा इनफाइनाइट है तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर दूसरा साइन 0 हो गया। तीसरा, अगर दोनों अपोजिट या अप साइड ही रहें तो बीटा को अगर सेंस देखो बेटा तो जो हम लोगों ने डायरेक्शन लिया था उसके अपोजिट सेंस में आ चुका है। कैसे, एक का सेंस देखो बेटा हमारे पास क्लॉकवाइज था, दूसरे का सेंस एंटी क्लॉकवाइज था, तो बीटा हमारा अपोजिट सेंस में आ गया, तो यहाँ पर माइनस साइन बीटा आ गया। नेक्स्ट, एक इनफाइनाइट पोर्शन है, दूसरा हमारे पास अल्फा है, तो उसका भी एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, आइए अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग लूप, तो इसको निकालने का तरीका, अब ये प्रूफ आपके एनसीईआरटी के लिए एग्जाम के लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने डीएल ले लिया बेटा, ये आर वेक्टर है, ये डीबी वेक्टर है, ये एंगल को थीटा ले लिया। अगर ये एंगल थीटा है हमारे पास तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा के बराबर। अब डीएल के कारण जब आप मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो डीबी जो लिखेंगे वो आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई इंटू डीएल अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर क्या होगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर इंटू, अब ये देखो बेटा कॉस थीटा का कॉम्पोनेंट लेना था हमें, बट यहाँ पे जो कॉस थीटा है वो एक्चुअली में हम लोग जब लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू हमें लेना पड़ जाएगा। तो वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर के बराबर। जब सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। बस आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है 0 से 2 पाई आर तक, तो आ जाएगा आपका आंसर। अब देखो कई बार इसे मैग्नेटिक पोल के या मैग्नेटिक डाइपोल के टर्म्स में पूछा जाता है, तो आप 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर एंड नीचे, तो 2 पाई से नीचे मल्टीप्लाई हो गया तो 4 पाई बन गया, और पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू आई ये बन गया हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया वो आया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। अगर शॉर्ट डाइपोल के जैसा कंसिडर करना है, मतलब एक्स की वैल्यू ज्यादा है, तो हमारे पास ये आया म्यू नॉट इंटू अपॉन 4 पाई इंटू 2m एक्स क्यूब के बराबर। अच्छा, अगर एक लूप रहे, लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है हमारे पास, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2r के बराबर। डायरेक्शन आप वही देख सकते हैं, फिंगर्स को कर्ल करिए, थंब बताएगा। सिमिलरली इसके लिए भी अगर एक आर्क ऑफ द सर्कल रखा जाए तो कितने के बराबर होगा, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2r जो कि सर्कल का था, थीटा अपॉन 2 पाई के बराबर। थीटा अपॉन 2 पाई से हमारा इसका डायरेक्शन आ जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट केस देख बेटा, ये केस हर बार एग्जाम में आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इनको ध्यान से देखें। अगर आप दो स्ट्रेट वायर लें तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से कुछ नहीं हो रहा, तो वो दोनों हमारे पास किसी काम के नहीं, सिर्फ एक सर्कुलर पोर्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा, सेमी सर्कुलर पोर्शन तो आ गया आंसर। अब देखें, एक वायर नंबर 1 हुआ, वायर नंबर 2 हुआ, और ये वायर नंबर 3 हुआ जो कि लूप है। तो 1 और 2 का देखें सेंस, तो सेम किधर है, इनसाइड की तरफ है, और सेम इनफाइनाइट के लिए हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया। और एक का लिखा तो 4 पाई था, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई आर आ गया, और आर्क ऑफ द सर्कल जो कि सेमी सर्कुलर आर्क है यहाँ पर। तीसरा भी हम लोगों ने निकाला, तो इस केस में जो 1 एंड 2 वायर थे उनका सेंस देखो, तो 1 के कारण अगर आप थंब रखें कर्ल करें तो किधर आएगा, इनसाइड, 2 के कारण रखें आउटसाइड, दोनों की नेट वैल्यू वहां पर 0 हो जाएगी, तो सिर्फ आर्क के कारण या सर्कुलर वायर के कारण आएगा, सेमी सर्कुलर वायर के कारण आएगा। वायर स्क्वायर का पोर्शन, स्क्वायर पोर्शन में अगर आप करंट देखें बेटा तो ये हमारे पास किस फॉर्म में है, ये फाइनाइट वायर का सेंस बन जाएगा। तो ये आप L पता है, L से आप R निकाल सकते हैं क्योंकि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी।
अब एक के कारण निकाल लिया तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा 2√2 म्यू नॉट इंटू आई अपॉन पाई इंटू एल के बराबर। याद रखना 2√2 म्यू नॉट इंटू आई अपॉन पाई एल के बराबर। नहीं भी याद रहे तो डिराइव करने का आपको पता होना चाहिए। कैसे निकाला बेटा, फाइनाइट वायर का केस ले लो, उसमें आर निकाल लीजिए क्योंकि ये L/2 और यहाँ पे sin 45 से आप या tan 45 से आर निकाल सकते हैं। थीटा है हमारे पास, दोनों 45 तो फाइनाइट वायर का केस लिख दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब अगर रेक्टेंगल आ गया बेटा तो हमारे पास दो तो सेम वैल्यू देंगे और दो अलग अलग देंगे। तो इसके लिए आप चाहें तो यहाँ पे अल्फा एम अल्फा ले सकते हैं, इसके लिए आर ले सकते हैं, इसके लिए R2 ले सकते हैं और यहाँ पर बीटा एंड बीटा ले सकते हैं। इसको भी आप सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा, फाइनाइट का ही केस है, सब फाइनाइट का ही केस है, 8 म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 4 पाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी के बराबर। अब अगर आपको स्क्वायर वायर पे ही जाना है तो ए बी को बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर एक करंट कैरिंग वायर आया और वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होगा। कई बार आपको एक पोर्शन से भी मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकता है, तो अब एक पोर्शन से निकालने का तरीका ये रहा, तो म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 2 पाई, ये आपको याद रहना चाहिए। अब आई यहाँ पर कितना है, I1। कैसे पता चलेगा सर I1 कितना है, तो अपने को पता चलना होना चाहिए I1 इंटू L1 शुड बी इक्वल टू L2 इंटू I2 के बराबर, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ से आप I1 निकालेंगे, पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये PYQ के सवालों में आया हुआ है। आइए अगले केस में आते हैं। हमारे पास 4 आर्क है, तो देख लो बेटा हर केस में हमारे पास, या पहला केस ये ले लिया तो इसके लिए जो हमारे पास है 90 डिग्री है, रेडियस है 4r, तो पहला काम हो गया। सेंस देख लीजिए, थंब रखिए, कर्ल कर लीजिए, तो शायद सभी के लिए सेंस बाहर ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा ये ले लिया तो इसके लिए रेडियस 2r है और इसके लिए भी सेंस देख लिया तो बाहर की तरफ है। और तीसरा ये है हमारे पास, ठीक है, तो तीनों का केस आपने ले लिया, सिंप्लीफाई किया, टोटल ऐड किया, आ गया आंसर। अब आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अगले केस में जहाँ पे एक इनफाइनाइट वायर है, एक लूप है, तो लूप के कारण निकाल लिया, इनफाइनाइट वायर के कारण निकाल लिया, दोनों का डायरेक्शन देखा। तो लूप के कारण जो था वो फिंगर्स रखे कर्ल करिए, वो इनसाइड है, तो लूप के कारण इनसाइड था हमारे पास, ठीक है, इनसाइड है ये, और ये वाला आउटसाइड होगा, तो दोनों को आपने सिंप्लीफाई किया, आपका आंसर आ गया। फिर से अगला केस वही है कि एक इनफाइनाइट वायर था, इनफाइनाइट वायर का केस और ये करंट कैरिंग लूप का केस, दोनों का आपने डायरेक्शन लिखा और सिंप्लीफिकेशन किया। क्या क्या हुआ चलो एक बता देता हूँ। इनफाइनाइट वायर के लिए अगर आप लेके थंब रखें और कर्ल करें तो बाहर की तरफ है म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर के बराबर, एक केस ये हो गया। जब सर्कुलर वायर के लिए गए हमारे पास तो वाया म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2r, और उसका सेंस देख लीजिए किस डायरेक्शन में है, तो फिंगर्स को कर्ल करें, अंदर की तरफ है तो माइनस रख दिया। आप सिंप्लीफाई करिए, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हेक्सागन का केस, सारे केस में बेटा एक ही चीज़ें हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अगर लेंथ दिया है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r ले लीजिए और ये θ1 θ2 देख लीजिए। यहाँ पे 6 साइड है तो 6 साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा हेक्सागन के लिए √3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल के बराबर। अगर हमारे पास एक ही वायर है जो कि बेंड किया गया है तो किसी एक पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैसे निकलेगा बेटा, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d निकाल लीजिए, तो यहाँ पे r दिया है, यहाँ पे θ/2 हो जाएगा तो sin θ से d/2 निकल जाएगा और दोनों से के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट, अगर कोई भी हमारे पास पॉलीगन का केस आएगा तो अगर आप हेक्सागन का केस गए उसी से आप ये निकाल सकते हैं। तो पॉलीगन के केस में जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर निकलेगा वो आएगा म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई अपॉन पाई एल टेन पाई बाई एन और इंटू साइन पाई बाई एन के बराबर, 10 पाई बाई एन इंटू साइन पाई बाई एन के बराबर। मैं सिर्फ ये फॉर्मूला बोलूँगा कि आप याद करो ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। ऑल्दो चाहो तो आप डिराइव कर सकते हो, कोई खास दिक्कत नहीं होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का केस, इक्विलैटरल ट्रायंगल में करंट जा रहा, अगेन हर बात में वही बात बोल रहा हूँ जो कि पहले रिपीट किया। पहले आर निकालो, RL/2 और एंगल से निकाल लीजिए, फिर यहाँ से थीटा जैसे कि मुझे दिख रहा 30 डिग्री है तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए 60 और जस्ट एक वायर का निकल गया तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर आता है न्यूट्रल पॉइंट का केस, तो दो हमारे पास वायर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, किसी एक पॉइंट पे आपको न्यूट्रल पॉइंट निकालना होगा। तो क्या करेंगे, एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल लीजिए इनवर्ड, दूसरे के कारण आउटवर्ड। तो एक के कारण जब आप निकालेंगे तो म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई एक्स और दूसरे के लिए निकालेंगे तो म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई r माइनस एक्स, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी सेम। अगर आउटसाइड रहेगा तभी भी आप निकाल सकते हैं, बट एक केस में एक्स रहेगा और दूसरे केस में एक्स माइनस आर रहेगा। नेक्स्ट आया हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है हमारे पास कि लाइन इंटीग्रल ऑफ, मतलब यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो dl एक पैरामीटर के बराबर आएगा, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड के बराबर।
करंट इनक्लोज के बराबर। जैसे कि इस केस में अगर आप देखें तो डीएल हमारा इस सेंस में है और करंट हमारे पास जो इनक्लोज्ड है वो कौन सा सेंस में है, तो हमारे पास कौन कौन सा सेम सेंस में बेटा, I1 I3 सेम सेंस में, I2 अपोजिट सेंस में, इसलिए माइनस ले लिया। यहाँ से आपके पास निकाला जा सकता है या एनसीईआरटी में पूछा जा सकता है कि एम्पियर सर्किटल लॉ से एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। तो क्या करेंगे आप, बी डॉट डी एल, डी एल यहाँ पर कितने के बराबर आ जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज, बी डॉट डी एल से आ गया। अब आपसे पूछा जा सकता है करंट कैरिंग पाइप हो, पाइप में करंट किधर जा रहा है बेटा, सरफेस पे जा रहा, तो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि कोई वायर इनक्लोज नहीं है, जीरो सरफेस पे आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर कैपिटल आर, और आउटसाइड में स्मॉल आर। अगर आप इनसाइड की बात करें, यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रेट वायर और यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर, थ्रू आउट द कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा, तो इनसाइड में जो आएगा, अगेन इस केस में आप कैसे निकालते हैं, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी और कई सारे कंपटीशन में भी आया, तो यहाँ पे निकालेंगे बी इंटू 2 पाई आर, 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट, करंट इनक्लोज निकालना है आपको पास, तो आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर करंट डेंसिटी इंटू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 आई इंटू स्मॉल आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर। सरफेस पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, आउटसाइड पे स्मॉल आर। यहाँ से इसका ग्राफ भी देख लिया जो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक मतलब सरफेस तक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि अगर दो वायर है हमारे पास तो बताइए लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट जहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, तो वो कैसे आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। सिंप्लीफाई करिए तो आपको एक्स एंड वाई दिख जाएगा। नेक्स्ट, अगर हमारे पास एनुलर वायर है तो इनसाइड में क्योंकि कोई करंट नहीं इनक्लोज नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, आउटसाइड में स्मॉल आर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू स्मॉल आर। अगर करंट इनक्लोज की बात करें, अगेन करंट डेंसिटी हमारे पास निकालना होगा तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू स्मॉल आर इंटू आई, और करंट डेंसिटी के लिए निकाला तो कैपिटल आर स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा जो करंट इनक्लोज्ड वाला पार्ट है स्मॉल आर स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। सोलेनॉइड, अगर फाइनाइट सोलेनॉइड दिया है बेटा तो हमारे पास एक्सिस से एंगल बनाता हुआ दिखेगा, दिया रहेगा θ1 θ2 के बराबर। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट एन इंटू आई अपॉन 2 कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 के बराबर। अगर हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ का है तो इसके कारण जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट एन इंटू आई। अगर इंड या पॉइंट नियर बोल सकते हैं आप एक्सट्रीम इंड्स पे हो जाए तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 के बराबर। टॉरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कुछ नहीं रहेगा, आउटसाइड में देखा जाए तो जितना करंट इनक्लोज उतना बाहर निकल गया, बट अगर इन बिटवीन देखा जाए तो म्यू नॉट एन आई के बराबर आएगा। एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के बराबर। फिर आया हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का केस ऑन करंट कैरिंग वायर, तो ये हमारे पास बिल के बराबर होता है। बिल में क्या है बेटा हमारे पास एल क्रॉस बी। एल क्या है, वेक्टर है, मतलब इसका लेंथ कुछ भी हो आपको इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का सेपरेशन निकालना है। तो यहाँ पे फोर्स लग गया हमारे पास बिल के बराबर। अगर सेकंड केस लें जो कि एक आर्क है तो यहाँ पे जो लेंथ आया वो 2r के बराबर आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 2r। इस वाले केस में देखें तो हमारे पास दोनों डायरेक्शन में फोर्स बराबर है तो नेट फोर्स जीरो हो गया, बट टेंशन इन द वायर के बराबर आ गया बी आई आर के बराबर। उसके बाद अगर नेक्स्ट केस पे आते हैं हमारे पास जहाँ पर दो स्प्रिंग दिया है, मास दिया है रॉड का और इसको हैंग कर दिए हैं, करंट यहाँ पे डाल दिया, तो जो फोर्सेस को अगर बैलेंस करें तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स हो गया हमारे पास बिल और के 2kx इनफैक्ट दैट शुड बी इक्वल टू mg, तो वहां से x का एक्सप्रेशन आ गया। अब अगले केस में अगर हम इस रॉड को एक्सेलरेट करवाते हैं या भाग रहा होता, फ्रिक्शन दिया है तो हमारे पास बिल किसके बराबर हो जाएगा, म्यू mg के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट केस में रॉड अगर इंक्लाइंड प्लेन पे जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है तो BIL किसके बराबर हो जाएगा, mg sin थीटा के बराबर। बट अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ना हो, डायरेक्टली वर्टिकल हो जाए तो हमारे पास कंपोनेंट आ जाएंगे, कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा BIL cos थीटा और mg sin थीटा के बराबर, दोनों को बैलेंस कर देंगे। अगर हमारे पास ये कुछ इस प्रकार से वायर दिया है तो इसका L इफेक्टिव देखिए कितना है, L इफेक्टिव 3a के बराबर है, तो फोर्स आ गया हमारे पास 3 टाइम्स BLA के बराबर, या इसमें I भी होगा BIA के बराबर। अच्छा, फोर्स पर यूनिट वायर, फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर निकालना जाए तो हमारे पास किसके बराबर होता है बेटा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। याद करना फोर्स पर यूनिट लेंथ बोला है। अगर सेम डायरेक्शन में रहा तो फोर्सेस कैसे रहेंगे, करंट सेम डायरेक्शन तो फोर्स अट्रैक्शन, करंट अपोजिट डायरेक्शन तो फोर्सेस रिपल्शन।
अब इसके बाद कई बार हमारे से मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में चीज़ें पूछी जा सकती है। मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर होता है? करंट इंटू एरिया वेक्टर। अब देखो बेटा, इस केस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, तो एरिया वेक्टर अगर निकालें तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू हाइट या लेंथ इंटू विड्थ। तो हमारे पास लेंथ जो है ए बी, उसको आप थीटा से निकालें तो वो दो फैक्टर में आएगा। एक आ जाएगा लेंथ कॉस थीटा का फैक्टर जो कि आई कैप में है, दूसरा माइनस जे कैप में, ठीक है, या नीचे की तरफ आया, ठीक, इसका प्रोजेक्शंस लिया आपने तो वो के कैप में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, तो उसके लिए हम लोगों ने एल साइन थीटा के कैप लिया। अब जो हमारा दूसरा वेक्टर है बी से सी वाला, वो आएगा हमारे पास जे, तो आपने दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास एरिया वेक्टर मिल जाएगा, फिर मैग्नेटिक मोमेंट भी आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला भी केस लिया जाए, तो अगर आप इस केस में देखें तो करंट का डायरेक्शन हमारे पास किस सेंस में आ रहा है बेटा? करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करो तो एरिया वेक्टर दिख जाएगा आपको। दूसरे भी सेंस में कर्ल करो तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दिख जाएगा। जैसे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दिख जाएगा जो कि हमें रिस्पेक्टिवली माइनस आई माइनस जे डायरेक्शन में इसको कर्ल करो तो आपका थंब इस डायरेक्शन में होगा, तो माइनस आई कैप और दूसरा माइनस जे कैप के फॉर्म में आ जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का एक्सप्रेशन भी हमारे पास निकल कर आ गया। फिर आया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बिकॉज ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करा तो पहले करंट निकाल लिया, करंट इंटू एरिया मल्टीप्लाई करा, तो करंट इंटू एरिया मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट निकला जिसका फॉर्म आया EV/2 के बराबर। अब अगर मैंने मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये MVR एंगुलर मोमेंटम के बराबर आता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर आ गया? गायरो मैग्नेटिक रेशियो के बराबर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एंगुलर मोमेंटम को अगर मैंने बोर मैग्नेटिक मोमेंट से NH/2 से अगर सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आया वो 9.3 इंटू 10⁻⁻24 था। ये वैल्यू का नाम बना बोर मैग्नेटॉन या बोर मैग्नेटॉन के बराबर। कई बार एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दे दिया जाता है कि एक डिस्क है जिसका मास है, वो चार्ज Q है, रोटेट कर रहा है ओमेगा से, बताइए इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? तो आपको घबराना नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट QL/2m के बराबर। अब डिस्क रोटेट हो रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितने के बराबर होता है? I इंटू ओमेगा। डिस्क का I क्या होता है? mr²/2 इंटू ओमेगा। तो यहाँ से आपका एक्सप्रेशन निकल आएगा। अगला पार्ट आता है हमारे पास गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में क्या करते हैं हम लोग? जो टॉर्क है वो डिफ्लेक्ट करता है स्प्रिंग को, तो टॉर्क के लिए अगर हम लोग बात करें तो M×B था, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं MI इंटू A इंटू B। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N है तो हमारे पास टॉर्क आ गया। अब टॉर्क को ही आपने टॉर्सनल कांस्टेंट इंटू ट्विस्टिंग एंगल से कर दिया तो हमारे पास करंट आ गया। अब करंट सेंसिटिविटी क्या होता है बेटा? ट्विस्ट अपॉन आई को हम लोग लिखें तो करंट सेंसिटिविटी के बराबर आता है जो कि प्रोपोर्शनल है NBA/C के बराबर। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? तो उसी को R से डिवाइड कर दिया तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बन गया। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। अब गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस हमारे पास Rg के बराबर है। एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक शंट रेसिस्टेंस को पैरेलल में लगा देते हैं ताकि मैक्सिमम करंट शंट से पास हो। तो कुछ नहीं, आपको पोटेंशियल को बराबर कर देना, शंट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। कई बार पूछा जाएगा कि बताइए गैल्वेनोमीटर एमीटर का रेसिस्टेंस कितना है, तो वो दोनों रेसिस्टेंस अगर आप देखें तो पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए Rg जो कि रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है इंटू स्मॉल r अपॉन Rg प्लस कैपिटल स्मॉल r के बराबर हो जाएगा। चलिए अब अगर बात करें हम लोग वोल्ट मीटर का केस, तो कन्वर्जन है, किसका कन्वर्जन है बेटा? हमारे पास वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर को। इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है हमारे पास? तो एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को हम लोग लगा देते हैं सीरीज में। जैसे ही आपने सीरीज में लगाया तो हमारे पास रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। वहां से आपने टोटल रेसिस्टेंस अगर देखा जाए तो Rg प्लस कैपिटल R के बराबर V इज इक्वल टू IG इंटू टोटल रेसिस्टेंस। अब देखो कुछ बातें कई बार सवाल में बोला रहता है आइडियल एमीटर, तो आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस कितना होगा? 0, बट आइडियल वोल्ट मीटर बोला जाए तो उसका रेसिस्टेंस कितना होगा? इन्फिनिटी के बराबर। तो आज का कार्यक्रम यहीं तक रहेगा। प्लीज़ इन वीडियोस को अच्छे से आप देखें, जितनी बार हो सके उतनी बार देखें। आप स्क्रीन को बंद करके ईयरफोन लगाकर जस्ट सुने, फॉर्मूला को रिवाइज करें। जितना रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। हो सके तो अपने दोस्तों को, अगर आपको ये सारी मेहनत पसंद आ रही है, क्योंकि मेहनत तो है भाई और एक एक दिन लग जा रहा, तो अगर आपको सही लग रहा तो अपने दोस्तों को भेज दीजिए, ठीक है, ताकि उनके लिए भी सही हो। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।